हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो। और आज जैसे कि आज फिजिक्स का पेपर था साइंस वालों के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको एमसीक्यू के सारे आंसर बताएंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर। ठीक है, आंसर के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस तरह से था और इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था 10 तारीख तीसरा महीना 2022 का फिजिक्स का पेपर था, जिसके अंदर टोटल 4 सेक्शन के अंदर पेपर दिए थे। ठीक है, यानी एक ही पेपर के अंदर आपको 4 अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसको सेपरेट करके दिया गया था। यानी अगर आप पार्ट 1 में लेते हो सेक्शन 1 में, तो उसके अंदर आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 2 के अंदर आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 3 के अंदर आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन डी के अंदर आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसको हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्या बोला था, सेलेक्ट द राइट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये जो पहला सेक्शन था वो एमसीक्यू बेस्ड था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमें एमसीक्यू दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमें कितने एमसीक्यू दिए हैं, 10। ठीक है, तो हम लोग सभी का क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने 9 लिखा है, तो एक मैं आपको बता दूंगा। तो जिस तरह से यहाँ पे जो पहला आंसर है वो है बी एनर्जी, सेकेंड का है 0। ठीक है, देन थर्ड का है यहाँ पे 90, यानी 90 डिग्री आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ का है सी, फिफ्थ का है यहाँ पे आप फिफ्थ का जो आंसर है वो यहाँ पे आप ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी हो गया, सॉरी, क्योंकि वो फोर्थ का आंसर है। ठीक है, आप समझिए। उसके बाद फिफ्थ का आंसर है डी, सिक्स्थ का आंसर है डी, देन उसके बाद सेवेंथ का जो आंसर है वो है सी, एट्थ का आंसर है सी, एंड नाइन्थ का आंसर है डी। ठीक है, तो ये नाइन्थ नहीं होगा, 10th होगा, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जो एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए, मैंने आपको यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या पूछा था। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हमें पूछा गया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी सिर्फ हमें क्या करना था, उसको डिफाइन करना था, जितने भी टर्म हमें दिए थे उसको सिर्फ सिंपली डिफाइन करना था। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहला टर्म दिया था हमें, डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक वायर। सेकेंड था स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। एंड थर्ड था इट इज द ऑलवेज नेसेसरी टू यूज द रेड लाइट टू गेट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्थ विल बी राइट द Boolean expression for the XOR gate. Then the fifth one is the write the differential equation for the angular SHM. Sixth one is the what is the mathematical formula for the third postulate of the Bohr atomic model. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, साथ में और 2 क्वेश्चन हमें दिए थे, 2 इंडक्टर कॉइल विद द इंडक्शन एंड द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब के आंसर यहाँ पे हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आप देख सकते हैं आंसर हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। पहले का आंसर आपको यहाँ पे आपको दिया गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक वायर। ठीक है, सेकंड है रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछा गया था कि उसका क्या पूछा गया था, स्टेट द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। थर्ड का जो पूछा गया था कि वाई इट इज नेसेसरी यूज रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो वो रेड लाइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। फोर्थ वन विच भी जो XOR गेट था उसके इनपुट के बारे में पूछा गया था, और उसको जो बोलियन एक्सप्रेशन है उसकी मतलब उस बेस के ऊपर आपको लिखने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया है Q माइनस A प्लस B। ठीक है, और द O और B बट द नॉट बोथ गिवन Q। तो यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल भी बना के दिया गया है, साथ में जो XOR गेट का जो इनपुट है उसको भी यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। तो ये 4 हो गए।
उसके बाद हम लोग जो फिफ्थ वाला है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम को हम लोग ने डिफाइन किया है। देन सिक्स्थ वन विल बी टू इंडिकेटर कॉइल विद द इंडक्शन 10 mH एंड द 20 mH आर कनेक्टेड। हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 20 और 10 को अगर हम लोग सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं जाएगा उसका कितना हो जाएगा, उसका इंडक्शन 30 mH, ठीक है। देन क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क of the mass 10 kg and the radius 60 cm about an axis perpendicular to its length and the passing through the center। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 15/4 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सेक्शन बी था। सेक्शन बी के अंदर हमें कितने क्वेश्चन दिए थे, और टोटल 8 करने के लिए क्वेश्चन बोले गए थे, और हमें कितने क्वेश्चन दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 11 12, टोटल हमें 12 क्वेश्चन दिए थे, और बोला था कि 12 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो जितने भी 12 क्वेश्चन है उसको हम लोग ने सिंप्लीफाई करके साथ में आंसर के साथ आपको इसका आंसर दिया है। तो एक एक जो आंसर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी सेक्शन बी का जो आप पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं, या फिर अगर आप क्वेश्चन के सीरीज से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, जिसके अंदर हमें बोला था डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। और उसका जो ऐसा यूनिट है वो भी हमें पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया है, और उसका जो यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं kg इंटू मीटर स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। दोनों के बारे में यहाँ पे हमने डिफरेंसेस बताए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फिफ्थ वाला है कि व्हाट इज द थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने ये पूरा आपको प्रोसेस बताया है ये कि एक्चुअली में थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। यानी और जो थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले तो डेफिनेशन लिखना है। अगर आपने डेफिनेशन लिखा है तो सिंपली उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, उसका प्रोसेस होगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो यानी अगर आप थर्मोडाइनेमिक का अगर प्रिंसिपल भी लिख के आते हो तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बोला था गिव एनी 2 टाइप ऑफ इट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कितने सारे जो प्रोसेस के टाइप है, जैसे एडियोबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड द साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने 4 प्रोसेस के बारे में आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चारों प्रोसेस आपको अच्छे से अगर आपने लिखा होगा, 4 में से अगर 2 भी प्रोसेस आपने लिखा होगा तो आपको इसके अंदर पूरे 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। यानी सिर्फ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आप 2 मार्क्स के लिए कितने, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने के लिए कहा है, और उसके साथ आपको थर्मोडाइनेमिक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको पूछा है, ठीक है। उसके बाद जो 6th वाला क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो हम लोग nth बोहर ऑर्बिट है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको पहले तो फॉर्मूला दिया है। तो आपको इस फॉर्मूले के बेस पे ही क्या करना है, आपको nth ऑर्बिटल डिस्क्राइब करना है, उसको ये करना है, क्या बोल रहे, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करके रखा है। तो ये अगर आपका इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने डिराइव किया होगा तो आपको पूरा प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अगर आप आधे भी किए होंगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम कि अगर आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो आपको एक्सप्रेशन के स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर 8 स्टेप का कोई एक्सप्रेशन है, अगर सिर्फ आपने 2 स्टेप लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स कंपलसरी मिलेगा, ठीक है। आपने नीचे का आंसर नहीं लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसी तरह से आपको अगर 3 स्टेप 4 स्टेप लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 6 स्टेप लिखते हो तो आपको 1.5 मिलेगा, और अगर 1.5 है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जब वो कन्वर्ट होगा, अगर उसको हम लोग इस पे लिखेंगे रिजल्ट के ऊपर तो वो 2 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आइडिया हो गया कि अगर आप एक्सप्रेशन किस तरह से अगर लिखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको मार्क्स मिलेगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 7th 8th और 9th तीनों के आंसर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 7th वाला है व्हाट आर द हार्मोनिक एंड द ओवरटोन,
एट्थ वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड द वोल्ट मीटर, एंड द नाइन्थ वन विल बी व्हाट आर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों के आंसर आपको दिए गए हैं। पहले तो आपको जो हार्मोनिक और ओवरटोन डिस्क्राइब करना है, तो उसके आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक एक पॉइंट्स के अंदर आप उसको डिस्क्राइब कर से उसके डेफिनेशन को लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में अगर बता देते हो आप तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसके अंदर भी आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको बताना है कि पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है और वोल्ट मीटर क्या काम करता है। उसके बाद यहाँ पे 10th 11th 12th 13th एंड 14th। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन बोले गए हैं, जिसके अंदर आपको पहला तो पूछा गया है जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द बोर इज गिवन बाय द, यानी आपको क्या करना है इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, जिसके लिए यहाँ पे हमने आपको ये जो फॉर्मूला है वो प्रोवाइड किया है MVR, और उसके अलावा आप अगर दूसरे स्टेप से करते हो तो NH/2π। ठीक है, उसके बाद जो 11th वाला है जिसके अंदर हमें क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, तो 2 स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पे आपको पूरा फार्मूला दिया गया है, D = m लैम्डा साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या था हमारा, क्वेश्चन 12 में हमें पूछा था कि फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो आपको सरफेस एरिया किस तरह से आपको उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप अपना सरफेस एरिया फाइंड करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, एक तो सिंपल फार्मूला जो हम लोग जानते हैं 4πr²। ठीक है, देन उसके बाद उसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 4π ब्रैकेट 9r/42/1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 30 एंड क्वेश्चन 14 दिया है, और दोनों के यहाँ पे हमने क्या किए हैं, और दोनों के आपको फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं। आप क्या करोगे, जो भी आपने लिखा है आप क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे, अगर आपके फॉर्मूले यहाँ पे मैच होते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने इसी फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया है, तो आपको आसानी से, अगर 2 मार्क्स का आपने लिखा है, अगर नीचे के स्टेप्स गलत भी है तो भी आपको 1.5 मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो सेक्शन सी है उसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें बोला था कि अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही करना है, जिसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, और टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 12 में से आपको कितने बोले हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो 15वां क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, उसके अंदर क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, साथ में उसके बाद आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद किस तरह से आपने इस डायग्राम को प्रिपेयर किया है, कौन सी चीज़ें कहाँ है, इंसिडेंट किधर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर है, सभी चीज़ें को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या करोगे आप उसको ये करोगे, डिस्क्राइब करोगे, किस तरह से आप उसका एक्सप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये पूरा प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर के साथ इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो 16 वाला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड द मैग्नेटिक ससेबिलिटी, तो यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, और तीनों टर्म के बारे में यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिया गया है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, और जो भी आपने क्वेश्चन अपने एग्जाम बोर्ड में लिखा है फिजिक्स के पेपर में, आपको उसको एक बार मेमोराइज करना है कि अगर मैंने जो भी आंसर लिखा है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मेमोराइज कर रहे हो, अगर आपके पॉइंट्स के अंदर कुछ डाउट है, या फिर आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एकदम 100% करेक्ट है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आपको क्या मिलेंगे, अगर आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो 2 के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको 3 के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर पॉइंट के कितने मार्क्स है, टोटल मतलब पूरे यहाँ पे एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 मार्क्स के हिसाब से ही अपना आंसर को लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे जो 17 वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हमें बोला था प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 साउंड नोट गिविंग राइज टू द बीट। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट को क्या करना था, प्रूव करना था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको टेक्स्ट बुक से वो आपको रीड करके जाना है अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, किस तरह से आप डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू साउंड्स नोट गिविंग राइज टू द बीट्स, इसके ऊपर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करने बोला था। पहला टर्म था इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेकंड विल बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द थर्ड विल बी इम्पीडेंस, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। आप तीनों के जो आंसर है उसको आप रीड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें है, डेफिनेशन है, आपको अगर याद भी होगी थोड़ी सी भी तो आप क्या करोगे, अगर लिखते हो तो आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो 19 है, डिराइव इन द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आप जो बॉडी का एंगुलर स्पीड है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिया है, फिगर बना के दिया है, जिसके अंदर ए और एन पार्टिकल को कंसीडर किया गया है, ठीक है। ए बॉडी के अंदर एन पार्टिकल को कंसीडर किया गया है और उसी के बेस पे ये पूरा आपको जो ये है एक्सप्रेशन है उसको डिराइव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन देख के अगर लगता है कि मैंने अगर पेपर में इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं लिखा है तो आप क्या करो, बेनिश्चित हो जाओ और आप बिंदास, आप टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा है, स्टेप वाइज भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके अंदर बोला था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द EMF रिएजेंट इन द कंडक्टर लेंथ मूविंग इट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने टोटल 1 2 3 पॉइंट्स पूछे गए थे और साथ में हमें क्या एक्सप्रेस करना था, EMF जनरेटेड एट द कंडक्टर टू ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन को भी फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन किस तरह से फाइंड किया गया है। उसके बाद जो 21 था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू द विस्कस मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो 21 क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या एक्सप्रेस करना था। पहले तो आपको थर्मल वेलोसिटी आपको बतानी थी, उसके बाद अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर वो फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू द विस्कस मीडियम है, ये क्या है आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 22 है और 23, 24, 25 एंड 26, उसको आपको क्या करना था, फॉर्मूले के बेस पे ही उसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया और 2 कॉइल इन द MH हो गया, देन उसके बाद कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो ये सब चीज़ों के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्शन डी है, ये पेपर का आखिरी सेक्शन है, जिसके अंदर क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल हमें कितने 5 क्वेश्चन दिए हैं और हमें कहा है कि 5 में से आपको कितने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपको इसका आंसर किस तरह से आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर अगर क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या काइनेटिक चेंजेस आएंगे उस गैस के अंदर, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, पूरा यहाँ पे आपको थ्योरी दिया गया है कि किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस थ्योरी को रीड करना है और आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे आप इसके जो आंसर है किस तरह से किया है वो आपको देखना है। उसके बाद व्हाट इज़ द रेक्टिफाइड, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट द हेल्प ऑफ द नीड सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर को पूरा डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आपको जितना भी ये कंटेंट दिख रहा है वो पूरा आंसर आपको करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख के आते हो तो भी आपको पूरा प्रॉपर 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो 29 नंबर है कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका आपको लेबल डायग्राम बनाना है और उसको अच्छे से लेबलिंग करनी है। उसके बाद आपको इनिशियल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एनक्लोज इन द सिलेंडर 2 × 10⁵
Newton per meter square and the 6 into 10 raised to minus 3 meter square respectively. If the work done in the comparison the gas at the constant process is 150 joule, find the फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर करनी थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है और 31 है, जिसके अंदर आपको दो न्यूमेरिकल दिए हैं। तो न्यूमेरिकल आपको अगर आपके जो फॉर्मूले से अगर वो याद रहते हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर, तो आपको इसके फॉर्मूले याद है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे जो 31 जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है कि एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑब्टेन एंड द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the wave associated with the material particle. The photoelectric work function for the metal is 4.2 electron volt. Find the threshold wavelength. तो इसके अंदर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो पेपर है फिजिक्स का क्लास 12 साइंस का 2022 का, वो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।